तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसने शाइन नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो आंसर होगा भारतीय रेलवे ने। तो अभी भारतीय रेलवे ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए ये शाइन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देखो फुल फॉर्म भी है इसकी, सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो ये महिला कर्मचारियों को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से यौन उत्पीड़न की घटनाओं को सीधे रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। मतलब भारतीय रेलवे बहुत बड़ा है, बहुत सारे कर्मचारी वहां पे काम करते हैं, बहुत सारी महिलाएं वहां पे महिला कर्मचारी कार्य करती हैं। तो कई जगह ये चीजें देखने को मिलती है कि महिलाओं के साथ वहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, जिसकी वो शिकायत दर्ज नहीं कर पाती, डरती हैं। बोले तो कहाँ बोले, कई बार वो अधिकारी तक मिले होते हैं या वही ये करते हैं। तो उसी के लिए अभी भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे ने ये अलग से उनके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जहां पर वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती हैं और फिर उनको डरने की जरूरत नहीं है। जहां की भी ये घटना होगी, जिस भी व्यक्ति ने अगर वास्तव में ये घटना की है, ऐसा हुआ है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब इंडियन रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ही सही, लेकिन पहले एप्लीकेशन की बात है। चलो कुछ एप्लीकेशन पोर्टल से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो हम देखते हैं। एक हमने पढ़ा था, मेरी योजना पोर्टल लॉन्च की थी उत्तराखंड ने। भारत विन पोर्टल को जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया था। यू विन को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। उसके अलावा इंड ऐप, नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको लॉन्च किया। आयुष एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के। ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को राजस्थान सरकार ने। टीचर एप्लीकेशन 2.0 को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने। दिव्यांग सहायक पोर्टल को लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। और मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को अभी केरल सरकार ने लॉन्च किया। और हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। कुछ रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न आप देखो। राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बन गई है आइजोल, जो कि मिजोरम की कैपिटल है। 100% रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने वाला 24वां राज्य बना, इलेक्ट्रीफाइड करने वाला 24वां राज्य बना गुजरात। भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य क्या है? भारतीय रेलवे का 2025-26 का है, पूरी तरह से विद्युतीकृत होने का। और भारतीय रेलवे के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2030, जबकि पूरे भारत का 2070 है। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन बन रहा है गुजरात के दाहोद में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच। अमृत भारत स्टेशन योजना ये फरवरी 2023 में शुरू हुई। और रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया? जापान। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांटर रेलवे साइडिंग कहाँ खोली? मानेसर हरियाणा। और मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट बिहार के सारण जिले में है। और पहली बार यहां पर बने इंजन विदेश में निर्यात होंगे, वो भी किस देश में? गिनी देश में। और गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहां पर हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 की हम बात कर रहे हैं। अभी 7 से लेकर 9 मार्च तक ये हुआ था, कहाँ? नई दिल्ली में। और आयोजन किया आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ने। थीम क्या है? डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया उन्मूलन के लिए नई रणनीतियों, नवाचारों और अनुसंधान पर चर्चा करना। आपको पता है हमारा जो मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 है। अब यहाँ पे मलेरिया से और क्या क्या प्रश्न आपको ध्यान रखने चाहिए वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। फिर कुछ सम्मेलन, इंपॉर्टेंट समिट्स भी देखेंगे। देखो, मलेरिया का जो रोग कारक है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और इसका जो वेक्टर है, रोग वाहक, वो एक मादा एनाफिलीज मच्छर है, जिसको पता है आपने किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। अच्छा, इसकी दवा कुनेन की दवा है, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। और मलेरिया ये प्रभावित करता है आरबीसी को। वैसे डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया की 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी है अभी तक। एक तो मॉस्क्यूरिक्स है और एक R21 मैट्रिक्स 21 है, जिसका निर्माण किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर के। मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है, मैंने बता ही दिया। लक्ष्य है 2030 इसको खत्म करने का। और डब्ल्यूएचओ ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। इस तरह से ये 45वां देश बना था मलेरिया मुक्त होने वाला। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना था सूरीनाम।
वैसे विश्व का 46वां देश बना। और मलेरिया की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे ICMR के द्वारा विकसित किया जा रहा है उसका नाम है एडफेल्कीवैक्स। वैसे स्विट्जरलैंड में कॉर्टेम बेबी नाम की एक नई दवा को अप्रूवल भी दिया गया है। ये मेडिसिन न्यूबॉर्न और शिशु के लिए दुनिया की पहली मलेरिया की मेडिसिन है। ठीक है, ये तो मलेरिया की बातें हो गई। कुछ सम्मेलन अब हम रिवाइज करते हैं। देखो ये सारे 2026 के हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर पूछे जैव विविधता से संबंधित जो कोप 17 है 2026 में होगा अर्मेनिया के येरेवन में। क्लाइमेट चेंज से संबंधित कोप 31 2026 में ये तुर्की के अंतालिया में होगा। दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस ये अभी गांधीनगर गुजरात में हुआ। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुआ नई दिल्ली में। और भारतीय नियामक बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक हुई मुंबई में। भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ भारत मंडपम में। और अभी दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग ये हुआ पुणे में। अभी चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन हुआ गोवा में। 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये हुआ नई दिल्ली में। 2027 में जो AI समिट होगा वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। 2028 वाला UAE में होगा। और छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता भी हुआ बेंगलुरु में। 23वां बायो एशिया 2026 ये हुआ हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ IISc बेंगलुरु में। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। उसके अलावा 11वां रायसीना संवाद 2026 हुआ नई दिल्ली में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब। और 37 नंबर का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अभी हुआ बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है, ये सारे 2026 के इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, सम्मेलन है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं जल महोत्सव 2026 अभियान का शुभारंभ ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल है उनका नाम। और इन्होंने अभी 8 मार्च को गुजरात से राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव 2026 अभियान को शुरू किया। ये जल महोत्सव 8 से लेकर 22 मार्च 2026 तक मनाया जाएगा। यह जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग का एक प्रमुख अभियान है। टैगलाइन है गांव का उत्सव देश का महोत्सव। और आपको बता दूं 8 मार्च को सुजलाम शक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये जो जल महोत्सव 2026 अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना और जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देना। अच्छा, यहाँ पे जल से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ था 2024 में हुआ था 10वां एडिशन बाली इंडोनेशिया में। अब जो अगला 11वां एडिशन होगा वर्ल्ड वाटर फोरम का 2027 में होगा, सऊदी अरब में होगा। PM मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया सूरत में। 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना पंजाब। और उत्तर प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा का इनोवेटिव इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए अभी कौन सी यात्रा शुरू की थी? वाटरशेड यात्रा। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और संग्रहालय के लिए हम एक जहाज को डुबोएंगे पानी के अंदर, वो है INS कुलतार। जल स्थिरता सम्मेलन वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 जो दूसरा एडिशन था हुआ था नई दिल्ली में। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन ये उदयपुर में हुआ। और 2025 में जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला था गुंटर ब्लॉसेल को मिला, वियना से है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हमारे जल शक्ति मंत्री हमने देखा CR पाटिल है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को। तो जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। इस तरह से वो मद्रास हाईकोर्ट के 55वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। और उन्हें शपथ किसने दिलाई? जो तमिलनाडु राज्य के जो गवर्नर है और नए बने थे अभी RN रवि, उन्होंने शपथ दिलाई है। इससे पहले ये केरल हाईकोर्ट में जज थे। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने किनका स्थान लिया? तो चीफ जस्टिस रहे महेंद्र मोहन श्रीवास्तव का स्थान लिया है। तो सिंपल से याद रखना मद्रास हाईकोर्ट के अब नए चीफ जस्टिस हैं सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। अच्छा, हाईकोर्ट की बात हुई है तो हाईकोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक।
टोटल हाईकोर्ट 25 है, 25वां अमरावती हाईकोर्ट है। अच्छा, हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन रही? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में। और पहली महिला चीफ जस्टिस रही है लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। और आपको पता है चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 217। और शपथ दिलाते हैं उस राज्य के गवर्नर, आर्टिकल 219 के अनुसार। और हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226। और हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय? आर्टिकल 215। अच्छा, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहाँ बना है? रांची में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में किया था। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। अभी हमने पढ़ा था केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान में रखना, हाईकोर्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर होती है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी है 65 ईयर। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, सिप्री के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा यूक्रेन। तो सिप्री ने जो अभी रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया कि 2021 से 25 की अवधि के दौरान यूक्रेन ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। आपको बता दूं, वैश्विक आयात जितना भी हुआ है हथियारों का, उसमें से 9.7% आयात केवल यूक्रेन ने किया है, मतलब हथियारों का इंपोर्ट खरीदा है। दूसरे स्थान पे आयात करने के मामले में भारत है और तीसरे पे सऊदी अरब है। वैसे हथियार को एक्सपोर्ट करने के मामले में, निर्यात करने के मामले में अगर बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है। वैश्विक निर्यात का 42% तो केवल इसी ने एक्सपोर्ट किया है। दूसरे पे फ्रांस है। ठीक है, तो यही याद रखना, सिप्रे के अनुसार, जिसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है, वहीं से रिपोर्ट आती है। तो हथियारों को आयात करने में यूक्रेन नंबर 1 पर है, दूसरे पे भारत है, और एक्सपोर्ट करने पे अमेरिका नंबर 1 है, दूसरे पे फ्रांस है। अब आप देखो, ये रहा मैप में यूक्रेन, कैपिटल कीव है, करेंसी रेवेनिया, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन और रशिया के बीच जब से ये जंग छिड़ रहा है तो मजबूरी है यूक्रेन के हथियारों को खरीदना, इस कारण से ये हथियार खरीदने के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। आप देखोगे पिछले साल भी जो रिपोर्ट आई थी जिसपे हमने बात करी थी, सन 2020 से 2024 तक के मामले में विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश ये यूक्रेन ही था, दूसरे पे तब भी भारत था। और अभी जो हमने बात करी है वो रिपोर्ट में बात करी है 2021 से 2025 के बीच की, तब भी यही है सीन। ऑपरेशन वेब स्पाइडर के तहत यूक्रेन ने रशिया पर गुप्त ड्रोन हमला किया था। और ये भी देख लो, यूक्रेन स्टार्टअप है फायर पॉइंट, इसने FP5 फ्लेमिंगो नाम से अपनी पहली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। ये यूक्रेन की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। रेंज है 3000 किलोमीटर और स्पीड है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा नाम से एक पहल की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल पुलिस ने रात 9 से सुबह 5 बजे के बीच अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया निशा नामक एक पहल शुरू की है। तो रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को अधिक विश्वास और सुरक्षा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसमें एक हेल्पलाइन नंबर 112 दिया गया। संकट में ये नंबर डायल करते ही पुलिस तुरंत पहुंचेगी। इसके अलावा रात में महिला पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है। अब बात केरल की हो रही है, केरल ने इसको शुरू किया, तो ले चलते हैं आपको केरल। ये रहा मैप में केरला। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल पुष्प है कोनिकोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एर्रविकुलम नेशनल पार्क हो गया, नामुडी शोला नेशनल पार्क हो गया। इडुक्की डैम में पेरियार नदी पर क्लासिकल डांस की बात करें तो कथकली मोहिनी अट्टम हो गया। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम होती है। कुछ फेस्टिवल्स देखो तो ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम, अट्टुकल पोंगल, मकर विलक्कू, विशु उत्सव, पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी मनाया गया था। ये प्रश्न आया था देखो ऐसा एग्जाम में कि केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो विशु उत्सव। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल मसालों का बाग इसको कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल भी आपको मिलेगा केरल में। उसके अलावा केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। जेसी डैनियल पुरस्कार 2024 मिला अभिनेत्री शारदा को केरल सरकार के द्वारा, और मलयालम सिनेमा का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये।
बुजुर्गों के लिए बजट लाने वाला पहला राज्य केरल है। भारत की पहली ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है केरल ने। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला पहला राज्य है केरल। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का जो नाम बदलकर केरलम है वो करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उसके अलावा भी केरल सरकार ने टाइडल फ्लडिंग को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी केरल ने। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। केरल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और डिजिटल बनाने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। और अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना को भी शुरू किया था। तो इन सब कारण से केरल न्यूज में रहा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय ने। तो अभी पंचायती राज मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम से एक अभियान को शुरू किया है। उद्देश्य है गांव में चुनी हुई महिला सरपंच की जगह उनके पति या पुरुष रिश्तेदार द्वारा शासन चलाने की प्रथा को खत्म करना और महिलाओं को वास्तविक अधिकार देना। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, देखा होगा, अगर कोई पंचायती चुनाव हो रहे हैं और अगर महिला की सीट निकलती है तो महिला सरपंच बनती है, ऑब्वियसली बात है। पर केवल वो सरपंच बनती है सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि असल में बाकी जो सारा काम होता है वो उनके पति कर रहे होते हैं या बेटा या फिर ससुर जी कर रहे होते हैं। और इसी को प्रॉक्सी सरपंच पति या सरपंच पति संस्कृति कहते हैं। तो इस अभियान को चला करके सरकार चाहती है कि जो महिला सरपंच भैया चुनी गई है, जिसके लिए हमने सीट निकाली है, वही पंचायत की जो भी मीटिंग होंगी उसमें बैठेगी, फैसला लेगी या दस्तखत करेगी। जो भी काम करना है वो महिला के द्वारा किया जाएगा, उसी के लिए तो सीट निकाली है। तो अगर एक लाइन में बोले तो इस कैंपेन का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, ताकि महिलाएं सिर्फ नाम की प्रधान न रहे, क्योंकि अक्सर होता ऐसा ही है। अच्छा, पंचायत से संबंधित कुछ अब इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। कुछ करंट अफेयर्स वाले भी कराऊंगा, कुछ स्टैटिक प्रश्न भी कराऊंगा। अगर बात करते हैं फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और अब यहाँ से ये जो पैरा मैं आपको कराऊंगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बने हुए हैं। तो मैंने उन सभी प्रश्नों को एक पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। देखो, पढ़ते जाना, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिनकी सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है भैया? राजस्थान के नागौर से। किसने की थी? खुद जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय जो प्रधानमंत्री थे। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ था। और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243 से 243O। और ये 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ। इसी कारण से हम 24 अप्रैल को ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। देखा आपने, हर लाइन में हर बिंदु पे प्रश्न है। ये तो स्टैटिक प्रश्न हो गए जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। अब कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखो यहाँ से। मोदी जी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया था। कब? 26 दिसंबर 2024 को, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। वैसे पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। और पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत ये केरल की पुल्लमपारा पंचायत बनी थी। एग्जाम में आ चुका है ये। राष्ट्र ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी बिहार ने। सभागार वेब पोर्टल को लॉन्च किया पंचायती राज मंत्रालय ने। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया था। और महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी थी। तो देखा आपने, पंचायत से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो हमने रिवाइज कर लिए, तो आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है। यह 71.56 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन का हिस्सा है, जिसमें मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर शामिल है, जो दिल्ली के विभिन्न हिस्सों को एक गोलाकार मार्ग में जोड़कर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा।
यह रिंग मेट्रो दिल्ली के बाहरी और उत्तरी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगा। और इस तरह से ये भारत की पहली रिंग मेट्रो है जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया दिल्ली में। अब यहाँ पे आपको मेट्रो से ही बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न में रिवाइज करवाता हूँ। एक तो याद रखना, चीन और अमेरिका के बाद अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया भारत। जापान को पीछे छोड़ा था। और भारत में सबसे पुरानी और पहली मेट्रो सर्विस है कोलकाता मेट्रो सर्विस, जो शुरू हुई थी 1984 में। उसके अलावा कोलकाता मेट्रो ये देश की एकमात्र ऐसी मेट्रो प्रणाली है जो भारतीय रेलवे के अधीन है और इसे रेलवे जोन के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? 17वां रेलवे जोन। भारत की पहली आधुनिक मेट्रो रेल प्रणाली का उद्घाटन किया गया था 2002 में दिल्ली में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता मेट्रो है, हुगली नदी के नीचे चलती है। मेट्रो रेल प्रणाली प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कोलकाता है। मेट्रो रेल नेटवर्क के अनुसार हमने कहा पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत है। और शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल यह है दिल्ली मेट्रो। सऊदी अरब के रियाद मेट्रो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली दुनिया की सबसे लंबी पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क के तौर पर सर्टिफाई किया था। तो ये मेट्रो से बनने वाले कुछ प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 मार्च को। तो हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी। उद्देश्य है न्याय व्यवस्था में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना और महिलाओं को न्यायपालिका में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने पढ़े हैं, जो 17 हैं 2030 तक पूरे करने हैं, उसमें जेंडर इक्वलिटी की बात किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन से नंबर में की गई है? देखते हैं कौन बता पाते हैं। और अगर आप में से कोई पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं और अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं, वैसे तो आपको ये तो पता ही है इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे क्योंकि 2030 तक इन गोल्स को पूरा करने का लक्ष्य है। तो 2030 तक जितने भी एग्जाम होने प्रश्न आने हैं और ये आपको याद होने चाहिए। फ्री के नंबर हैं ये और इनके लिए मैंने एक ट्रिकी वीडियो बनाया है, 10-11 मिनट का मात्र वो वीडियो है। तो उस वीडियो को आप जरूर से देखना। एक बार वीडियो देख लोगे तो अगर एग्जाम में इससे बनेगा प्रश्न तो वो फ्री के मार्क्स हैं, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा यूट्यूब पे सर्च मारना, क्रैक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको दिवस रिवाइज कराऊंगा डेज मार्च के, लेकिन महिलाओं की बात है, मैंने आपको कहा था महिलाओं से संबंधित कुछ 2-4 दिवस हैं वो आप ध्यान में रखना। जैसे कि देखो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कराऊं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी 8 मार्च को मनाया, इंटरनेशनल वुमेन डे। भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 13 फरवरी को होता है और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये 11 फरवरी को था। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को। और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन जजेस जो आज हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी होता है जो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये महिलाओं से ही संबंधित सारे दिवस है, कम से कम ये एक साथ ध्यान में रखना। अब मार्च वाले दिवस रिवाइज कराता हूँ आपको। जब भी मार्च के दिवस का प्रश्न आता है मैं आपको 1 मार्च मतलब कोई सा भी महीने का दिवस आता है तो उस महीने के स्टार्टिंग से सारे में आपको दिवस रिवाइज करवाता हूँ। देखो 1 मार्च को 3 दिवस थे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे विश्व मोटापा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना सारे दिवस। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर होगा तीसरा स्थान। तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 24 से बढ़कर 308 हो गई है और इस तरह भारत अरबपतियों की संख्या के मामले में देखोगे तो दुनिया में तीसरे स्थान पे आ गया है। पहले स्थान पे चीन आ गया है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे भारत है। मतलब चाइना अमेरिका से आगे है। यहाँ पे जो अरबपति है वो कितने? 1110, अमेरिका में 1000 है। हम भले ही तीसरे पे हैं लेकिन इनसे बहुत पीछे है। और वैसे भारत और एशिया में बात करें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो मुकेश अंबानी है, लेकिन विश्व में ये 17वें नंबर पर है। दूसरे नंबर पे भारतीय में बात करेंगे गौतम अडानी है और पूरे विश्व में सबसे अमीर कौन है आप सभी जानते हो, एलन मस्क है। अच्छा, भारत की सबसे अमीर महिला में बात करेंगे तो HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर मल्होत्रा है
और भारत के सबसे युवा अरबपति ओयो के रितेश अग्रवाल है। तो इस सूची में हम तीसरे स्थान पर है। कुछ और सूचियां मतलब कुछ और रैंकिंग इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराता हूँ, जिसमें हम देखेंगे भारत की रैंक क्या है और टॉप पर उनमें कौन है। ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस ही हैं, सेलेक्टेड में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 91 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 130, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115वें स्थान पर भारत है, टॉप पर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉप पर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस याद होने चाहिए आपको। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये सब आपको मिलेगा क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं और फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, लामितीय अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? सेशल्स। फिर पूछा, अभी चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट ये कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप। मतलब कहां बनाया जा रहा है? लक्षद्वीप में। शिकागो एल्यूमिनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने केवी सुब्रमण्यम। आईबीएम ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहां पर लॉन्च किया? बंगलुरु। आंध्र प्रदेश ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की? 13 वर्ष। किसे ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया? मोजताब खामेनी। 1965 के युद्ध में अपनी भूमिका के लिए केजी जॉर्ज को कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया? वीर चक्र। और चर्चा में रहा लेजिम नृत्य का संबंध किससे है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में जो स्थान है डोंबिवली। और आखिरी प्रश्न था, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया जॉर्ज रसेल ने, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा कोल्ली हिल्स में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।